दोस्तों नमस्कार। जनमत के संस्करण में मैं रविंद्र वाजपेयी आपका स्वागत करता हूं। आज महाराष्ट्र विधानसभा में एकनाथ शिंदे की सरकार ने विश्वास मत भी अर्जित कर दिया। गत दिवस जो विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव हुआ था उसमें जितने मत एकनाथ शिंदे के पक्ष में आए थे उससे भी ज़्यादा मत आज उन्हें प्राप्त हुए और शिवसेना का एक और विधायक आज पाला बदल करके उनके साथ आ गया। आज के इस मतदान में जो विपक्ष था उसकी संख्या कल से भी घट गई, क्योंकि समाजवादी पार्टी और AIMM ने मतदान में हिस्सा नहीं लिया और कुछ कांग्रेस के विधायक जिनमें कई वरिष्ठ हैं, पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं, वो मतदान से बाहर रहे। ऐसा कहा जाता है कि सदन के दरवाजे मतदान के पहले जब बंद किए जाते हैं तो वो जो समय से देर के मुताबिक नहीं आ पाए और दरवाजे बंद होने के कारण बाहर रह गए। खैर, वे आ भी जाते तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि एकनाथ शिंदे ने अपना जो बहुमत जुटा दिया था वो उनके साथ बना रहा। और इस तरह से अब ये कहें कि विधानसभा के दृष्टि से जो मोर्चा था वो एकनाथ शिंदे ने पूरी तरह जीत लिया है। विधानसभा अध्यक्ष भी उनका है और उन्होंने गत दिवस उद्धव ठाकरे गुट को पूरी तरह से एक तरह से नकार दिया, अपना व्हिप नियुक्त कर दिया और जो विधानसभा दल का नेता था शिवसेना का वो एकनाथ शिंदे को बना दिया। जो व्यवस्थाएं उपाध्यक्ष के माध्यम से शिवसेना ने सरकार गिरते समय कराई थी उन सबको निरस्त कर दिया गया। और उसके तत्काल बाद जो विधायक उद्धव ठाकरे के साथ बचे हैं उन्होंने चूंकि कल व्हिप का उल्लंघन किया, उस नाते उन्हें अयोग्य ठहराने का भी नोटिस जो है वो एकनाथ शिंदे गुट ने विधानसभा अध्यक्ष के पास सौंप दिया। अब चूंकि विधानसभा अध्यक्ष भी एकनाथ शिंदे के गुट के हैं तो ये कहा जा सकता है कि शिवसेना गुट जो है आदित्य ठाकरे भी उन विधायकों में है, उनकी सदस्यता कल खतरे में आ सकती है या विवाद में फंस सकती है। अब प्रश्न इस बात का उठ रहा है कि चूंकि उपाध्यक्ष द्वारा पूर्व में दी गई व्यवस्था, सदन का नेता चुने जाने का जो निर्णय था वो और व्हिप, इन तीनों के मामले में चूंकि एकनाथ शिंदे गुट पहले ही सुप्रीम कोर्ट जा चुका है और उन्होंने 11 जुलाई को सुनवाई करके आगे की बात तय करने का आश्वासन सुप्रीम कोर्ट से मिल चुका है। तब ये कयास लगाए जा रहे हैं कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी तकनीकी आधार पर एकनाथ शिंदे की सरकार जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जाकर के फंस जाए और एक बार फिर से महाराज की राजनीति जो है उसमें घड़ी की सुइयाँ पीछे की तरफ घूमने लगे। अब ये क्या होता है ये तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर निर्भर करता है, किंतु जहाँ तक राजनीतिक समीकरणों का प्रश्न है तो अब एकनाथ शिंदे गुट इस बात की कोशिश कर रहा है कि चूंकि उसने विधायक दल तो करीब करीब शिवसेना से छीन ही दिया है, अब उसकी कोशिश यह है कि वो पार्टी भी छीन ले। और इस बारे में शिवसेना का जो बचा हुआ उद्धव गुट है वो काफ़ी आक्रामक है। आज संजय राउत को एक टीवी चैनल के साक्षात्कार में ये कहते सुना गया कि यदि पार्टी हाईजैक करने की कोशिश होगी तो तलवारों से तलवारें लड़ेंगी और बंदूक से बंदूकें लड़ेंगी। मुझे लगता है ये इस तरह का जो एक फिल्मी संवाद संजय राउत समय समय पर कहते रहते हैं, इससे उद्धव ठाकरे को जो नुकसान हुआ है और आगे भी होने की आशंका है, मुझे लगता है आज तक वो इस बात को क्यों नहीं समझ पा रहे या कौन सी नस उनकी संजय राउत ने दबा रखी है ये समझ से परे है। किंतु आज प्रश्न इस बात का है कि उद्धव ठाकरे, संजय राउत, आदित्य ठाकरे आज से एक हफ्ते पहले तक, 8 दिन पहले, 10 दिन पहले तक जिस प्रकार की बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा, शिवसैनिक सड़क पे आ जाएंगे, आग लग जाएगी वगैरह वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अब प्रश्न ये है कि क्यों नहीं हुआ। आज आदित्य ठाकरे ने एक शेर सुनाया कि हम शरीफ क्या हुए, सारी दुनिया बदमाश हो गई। इस तरह के अब उनके जो उद्गार हैं वो हंसी के पात्र बनते जा रहे हैं। बेहतर होता यदि उद्धव ठाकरे में दम थी, यदि वाकई उन्हें ऐसा लगता है कि शिवसेना उनके साथ है तो उन्हें सरकार बनाने बचाने के फेर में पड़ने के बजाय मुंबई के शिवाजी पार्क मैदान में एक बड़ी सभा शिवसैनिकों की करना चाहिए थी। इस माध्यम से वो अपना जनाधार व्यक्त करते और विरोधी गुट में भी जो बागी गुट था उनको भी इस बात का भय होता कि आज भी शिवसेना का जो शिवसैनिक है जिसको लेकर के आदित्य ठाकरे, संजय राउत और उद्धव ठाकरे दावा किया करते थे कि शिवसेना भले टूट जाए किंतु शिवसैनिक उनके साथ हैं। तो अब तो ऐसा लग रहा है कि उद्धव ठाकरे में वो साहस भी नहीं बचा है कि वो अपने जनाधार को सड़क पर आकर के एक तरह से प्रदर्शित करें, जो कि उनके पिता बाल ठाकरे समय समय पर किया करते थे। आज भी
उन्होंने बीच में अपनी राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक बुलाई और सुना है कि वो जल्द ही एक जिला सम्मेलन बुला रहे हैं, और इसके पीछे भी उनका उद्देश्य ये है कि किसी तरह से शिवसेना का नाम, शिवसेना का चुनाव चिन्ह और शिवसेना के नाम से जो संगठन है उसकी जो उसका स्वामित्व उनके पास बना रहे, जिससे कि भविष्य में एक राजनीतिक दल के रूप में, चूँकि एक चुनाव चिन्ह बड़ा महत्वपूर्ण होता है, तो एकनाथ शिंदे का गुट जो है अगर वो या तो वो नई पार्टी बनाएगा या भारतीय जनता पार्टी में उसका विलय होगा। किंतु शरद पवार और उनके साथ साथ कई राजनीतिक नेता महाराष्ट्र के ये भविष्यवाणी कर रहे हैं कि ये सरकार 6 महीने बाद गिर जाएगी। कोई ये कह रहा है कि बाद में देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री हत्या देंगे, कोई ये कह रहा है कि एकनाथ शिंदे को अलग कर दिया जाएगा। तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, किंतु आज जो राजनीति का यथार्थ है महाराष्ट्र में वो ये है कि उद्धव ठाकरे के साथ साथ शिवसेना जो है वो पूरी तरह से, जिसको कहें कि एक दिव्यांग बन गई है, विकलांग बन गई है। उसके पास न लड़ने वाले सेनापति बने हैं और ना, जैसा कि वो दावा करते हैं, उनका सेना बची है। शिव सैनिकों की भीड़ जो समय समय पर जरा सी सूचना पर पूरे मुंबई में इकट्ठी हो जाती थी, पूरे महाराष्ट्र में जो है वो अपना असर दिखा दिया करती थी जरा जरा से मसलों पर, वो इतनी बड़ी राजनीतिक घटना के बाद भी पूरे महाराष्ट्र में कहीं पत्ता नहीं खड़का। भले ही उद्धव ठाकरे ये कहें कि हमने शिव सैनिकों को शांत रहने का आदेश दे दिया था, किंतु शिव सैनिकों की जो पहचान है वो ये है कि वो अपने सेनापति के संकेत का इंतज़ार भी नहीं करते और ज़रा सी बात पर जो है आसमान सिर पर उठाने के लिए प्रसिद्ध रहे हैं, कुख्यात भी रहे हैं, विख्यात भी रहे हैं दोनों मामलों में। लेकिन आज उद्धव ठाकरे की जो दयनीय दशा है और उनके पुत्र की भी जो स्थिति है, वो देख करके लगता है कि राजनीति में आदमी शिखर पर बैठने के बाद भी यदि उसके पांव ज़मीन पर ना टिके रहें तो फिर उसकी यही स्थिति होती है। और यदि कोई राजनेता, चाहे वो कितने भी बड़े पद पर क्यों ना चला जाए, यदि उसके पास योग्य, ईमानदार और निष्ठावान सलाहकार नहीं होते तो भी उद्धव ठाकरे जैसी स्थिति को कोई भी नेता या कोई भी व्यक्ति पहुंच सकता है। औद्योगिक जगत में भी ये होता है, जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं वो अपने साथ बड़े सुयोग्य सलाहकार रखते हैं, और जिनके पास अच्छे सलाहकार नहीं होते वो शिखर पर भी पहुँच करके न जाने कब अर्श से फर्श पर आ जाते हैं। आज उद्धव ठाकरे की जो राजनीति है मुझे लगता है बहुत ही शोचनीय स्थिति में आ गई है, और इसके लिए वो किसी और को दोषी नहीं ठहरा सकते। बेहतर हो अभी भी उन्हें संजय राउत जैसे सलाहकारों से बचते हुए कुछ ना कुछ ऐसी व्यवहारिक नीतियाँ अपनाना पड़ेंगी जिससे कि जो शिव सैनिक है महाराष्ट्र का, जो मूलतः बाला साहब ठाकरे से प्रेरित है, वो बजाय एकनाथ शिंदे के खेमे में जाने के वो अभी भी उद्धव ठाकरे के साथ बना रहे। यदि उद्धव ठाकरे अपनी पार्टी बचा करके रख सके तो फिर ये कहने में कुछ भी संकोच नहीं होना चाहिए कि आने वाले चुनाव में एकनाथ शिंदे के सामने पहचान का संकट हो सकता है। बावजूद इसके आज की स्थिति में भारतीय जनता पार्टी ने जो दांव खेला था वो अपनी जगह सटीक बैठा है। अब हम सबको 11 तारीख और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का जो सर्वोच्च न्यायालय का जो भी फैसला होगा उसका इंतज़ार करना रहेगा, क्योंकि अब ऐसा लगता है कि चूँकि विधानसभा अध्यक्ष के मामले में सर्वोच्च न्यायालय की भी अपनी सीमाएं हैं और उसमें उसके हस्तक्षेप का क्षेत्राधिकार कई बार नहीं बनता है। पर प्रश्न इस बात का है कि जो 16 विधायक जिनको अयोग्य ठहराने के लिए उद्धव ठाकरे ने तत्कालीन उपाध्यक्ष को पत्र लिखा था या उनकी सूची दी थी, उनके बारे में क्या निर्णय होता है यदि सर्वोच्च न्यायालय कर देता है। फिर भी मुझे लगता है कि 164 की जो संख्या बल है उसके कारण से आज भी एकनाथ शिंदे जो है अपना बहुमत बनाए रखने में सफल हो जाएंगे, और अब जैसी की संभावना व्यक्त की जा रही है अब उनकी निगाह जो है कांग्रेस और एनसीपी की तरफ भी लग गई है। और बड़ी बात नहीं कि आने वाले दिनों में एनसीपी से और कांग्रेस से भी कुछ विधायक टूट करके एकनाथ शिंदे के पास आ जाएं, और यदि ऐसा होता है तो फिर सर्वोच्च न्यायालय चाहे पक्ष में निर्णय दे एकनाथ शिंदे के या विपक्ष में दे, उनकी सरकार को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिलहाल तो हालात जो बता रहे हैं वो ये हैं कि शिवसेना के हाथ से सरकार भी गई, और यदि अभी भी उद्धव ठाकरे ने अपने आप को नहीं संभाला तो फिर उनके हाथ से राजनीतिक पार्टी भी चली जाएगी, उसका जो सिंबल है वो भी चला जाएगा, और उससे भी बड़ी बात शिवसेना भवन का क्या होगा, ये सवाल आज महाराष्ट्र की राजनीति में बहुत तेज़ी से चल रहा है, चर्चा में है। आने वाले कुछ दिनों में महाराष्ट्र की राजनीति निश्चित रूप से एकनाथ शिंदे के नियंत्रण में रहेगी, किंतु सर्वोच्च न्यायालय का जो निर्णय होगा उससे यदि कुछ उलट पुलट नहीं हुआ फिर ये कहने में कुछ भी गलत नहीं होगा कि उद्धव ठाकरे और उनके पुत्र के साथ साथ संजय राउत जैसे लोगों की राजनीति जो है उसमें पूर्ण विराम ना सही किंतु बहुत लंबा अर्धविराम लग जाएगा, और किसी भी राजनीतिक दल के लिए ये स्थिति बहुत ही चिंतनीय होती है कि उससे हाथ से न सिर्फ सरकार चली जाए बल्कि पार्टी का संगठन भी चला जाए। आज के इस संस्करण में इतना ही।
कल किसी नए विषय पर आपसे संवाद करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, शुभ रात्रि मित्रों।